वो हैं राहुल सिंह, टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आप ऐसे समय में हैं कि कमोडिटी रैली की जो डार्क क्लाउड्स हैं वो छट से रहे हैं और बाजार थोड़ा एक सनशाइन के पीरियड में है। पहले 15,500 क्रॉस हुआ, फिर 16,000 क्रॉस हो गया है। क्या ये खुशी मनाना थोड़ा जल्दी है कि भाई कमोडिटी का वर्स्ट हो चुका है, या ये जस्टिफाइड है कि हाँ साइंस दिख रहे हैं कि कमोडिटी की रैली का वर्स्ट हो चुका है और शायद इन्फ्लेशन भी यहाँ से थमेगा? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट एक चीज तो तय है कि जब इंडिया में जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो कमोडिटी पे काफी निर्भर करती है कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। और अगर कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं और माइल्ड रिसेशन की एक सिनेरियो बनती है, तो वो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और यही जो चीज है ये मार्केट में अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट में इसी को लेके थोड़ी जो एक बोलते हैं रिलीफ एक तरीके से आ रही है। अब हमें देखना ये होगा कि वर्ल्ड में जो रिसेशन की जो बात चल रही है वो कितनी बड़ी रिसेशन हो सकती है, कितना बड़ा स्लो डाउन हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत डीप रिसेशन हुई तो हमारी मार्केट्स भी उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अगर माइल्ड रिसेशन हुआ, फेडरल रिजर्व ने एक सॉफ्ट लैंडिंग क्रिएट कर दी जहां धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन किल होता है, तो वो मार्केट्स के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा। और वही थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दिन मार्केट में। तो इंडिया के लिए मैं बोलूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होना इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। भले ही इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स उसकी वजह से भी हिट होंगे, लेकिन ओवरऑल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जी राहुल, ये बताइए कि जो वैल्यूएशंस हैं बाजार के, क्या वो एडिक्वेटली करेक्ट हो चुके हैं? क्योंकि लास्ट 10 महीने का करेक्शन चल रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट करेक्शन रहा। मिड कैप स्मॉल कैप तो 30, 40, 50% गिर गए। क्या अब फेयर वैल्यू जोन या अट्रैक्टिव वैल्यू जोन में आ गए हैं? देखिए, वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको एक हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बताता हूँ कि हमारी जो वैल्यूएशन है आज तकरीबन 17 टाइम पी रेशियो पे है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो जो निफ्टी का हम बोलते हैं, ये जो 17 टाइम है ये 10 साल के एवरेज से तो नीचे आ चुका है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मैं लंबी हिस्ट्री लूं कि 15-20 साल की हिस्ट्री लूं जब इंटरेस्ट रेट्स हाई हुआ करते थे, क्योंकि पिछले 10 साल में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादातर करके लो रहे हैं, और मैं अगर उससे ज्यादा लंबा हिस्ट्री लूं जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते थे, तो हमारी जो एवरेज पी रेशियो होती थी उस समय निफ्टी की, वो तकरीबन 15 के आसपास होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पी रेशियो है वो 10 साल के एवरेज के नीचे तो आ चुकी है, लेकिन जो अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में इंटरेस्ट रेट्स के लिए एडजस्ट करूं तो उससे अभी भी थोड़ी ऊपर है। तो इससे दो निष्कर्ष निकल सकता है कि एक तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से आगे नहीं बढ़े और थोड़ा कूल ऑफ होने लगे स्लो डाउन या रिसेशन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कंटिन्यू होते हैं राइज होना, सपोज इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है स्लो डाउन के बावजूद और इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू होते हैं राइज होना, तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। वो एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इमीडिएटली 5-10% करेक्शन हो जाए, या फिर साइडवेज मूवमेंट होते रहे, जो कि अब तक हो रहा है, आप देखेंगे पिछले 6 महीने में। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं डोमेस्टिक फ्लोस को देखूं और करंट वैल्यूएशन को देखूं, तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज मूवमेंट वोलेटिलिटी के साथ ये जो माहौल रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। राहुल, आपके पास आएंगे। रुपए लगातार फॉलो रहा है, तो वहां पर आरबीआई ने जो कदम उठाया है उस पर वो अपने उसी मुद्दे पर अपना बयान देते हुए। इस बीच हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड के राहुल सिंह बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर भी हो गया, क्योंकि हम देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो ऑलरेडी थे ही, और अब आप एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी दे रहे हैं बिकॉज रुपये की चाल आप जिस तरह से देख रहे हैं। एक प्रिडिक्शन है कि ये 80 के ऑलमोस्ट आसपास ही हो जाएगा। अगर 79.2 के आसपास तो था ही, थोड़ा सा जरूर कूल ऑफ हुआ है रुपी, लेकिन 81 तक की प्राइस आप मूवमेंट देख रहे हैं। ऐसे में ऑफ कोर्स टेक्सटाइल स्पेस, फार्मा स्पेस, आईटी स्पेस, इन स्पेसेस को तो फायदा मिलेगा ही। क्या आप इस बेसिस पर किसी तरह की कोई शॉर्ट टर्म फोकस भी रखेंगे इन सेक्टर्स पर? देखिए, रुपी के ऊपर, डॉलर और रुपी के बेसिस पे हमें कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखना चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे
पहले भी जाके, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो आईटी सर्विस सेक्टर पे होता है और फार्मा पे होता है। तो आप देखेंगे कि जब रुपी डिप्रिशिएट हो रही थी आईटी सर्विसेज में, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सेक्टर आउट परफॉर्म करती है नेसेसरली। कोई जरूरी नहीं है कि वो जब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा हो तब ग्लोबल माहौल भी ऐसा हो कि इन कंपनीज की ग्रोथ आ रही हो। होता क्या है कि रुपी जब डिप्रिशिएट होती है या डॉलर तब अप्रिशिएट होता है जब जनरली ग्लोबली एक रिस्क ऑफ का एनवायरनमेंट हो, ग्लोबली स्लो डाउन हो रहा हो, और उस सूरत में कभी भी इन कंपनीज को टॉप लाइन डॉलर डॉलर की जो टॉप लाइन होती है उसमें कभी फायदा नहीं होता है। और मार्केट्स काफी स्मार्ट है, मार्केट्स ग्रोथ देखते हैं, डॉलर ग्रोथ देखते हैं। रुपी से जो फायदा होगा उसको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती। तो अगर थोड़ी बहुत रिलीफ आ भी जाए तो ऐसा नहीं होता है कि उसके बेसिस पे हम बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कॉल ले सकें, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अगर ग्लोबल स्लो डाउन स्ट्रांग होती है तो जो डॉलर ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ की जो बात हम कर रहे थे वो उस पे अगर इम्पैक्ट आता है तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अगर थोड़ा बहुत हमें फायदा मिल रहा है कि रुपी डिप्रिशिएट हो रही है तो वो मेरे हिसाब से उसको मार्केट कभी भी ज्यादा वैल्यू नहीं देगी और नहीं देना भी नहीं चाहिए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर से संभलता हुआ अभी दिख रहा है और अब रुपए की कमजोरी पर आरबीआई भी हरकत में आते हुए दिख रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन, रुपए पर अपनी राय आप दे रहे हैं, साथ ही मार्केट्स पर, लेकिन कच्चे तेल की चाल क्रूड में जिस तरह से हम देख रहे हैं $100 के नीचे भी ब्रेंट में जो ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, इट ऑगर्स वेल फॉर इंडिया, बट पर्टिकुलरली अगर हम देखें FY23 के इंपोर्ट बिल पर इसका असर आएगा, करंट अकाउंट पर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, मैक्रो फ्रंट पर इसे आप कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स क्रूड सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए, और करंट अकाउंट पे अगर थोड़ी रिलीफ आती है तो रुपी पे थोड़ा बहुत प्रेशर उससे भी कम होगा। और ग्लोबली जैसा कि मैंने बोला कि अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ी संभल जाती है या इंटरेस्ट रेट हाइक जो हम सोचते जा रहे थे कि यूएस में होगा वो अगर उस रेट से नहीं होता हुआ दिखता है तो भी इमर्जिंग मार्केट करेंसी या रुपी पे फर्क पड़ सकता है। तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं रुपी के लिए। ऑफ कोर्स नेगेटिव फैक्टर तो आपको पता है, लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो किसी न किसी हद तक बैलेंस आउट कर देंगी करंट अकाउंट, ट्रेड अकाउंट बैलेंस को भी और रुपी को भी। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स उतनी नहीं बढ़ती हैं जितना कि अभी लग रहा था, तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट उस तरीके से बढ़े या नहीं बढ़े वो भी एक अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है, क्योंकि उसकी वजह से भी काफी जो है इंडिया यूएसडी आईएनआर में मूवमेंट हो रहा है कि अगर यूएस में रेट ज्यादा बढ़ती है, इंडिया में नहीं बढ़ती हैं, तो फिर वो एक डॉलर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाता है और रुपी के लिए नेगेटिव फोर्स बन जाता है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि दोनों मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स विच इज यूएस, यूरोप और इंडिया, इसमें अगर हमें इंडिया में अगर वहां पे इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो जाती है तो यहाँ पे भी हमें रिलीफ मिलेगा। राहुल, आपने लास्ट कुछ महीनों में पेसिमिज्म या अच्छे सेक्टर्स जो खराब दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे कौन सी जगहों पे पोजीशंस ऐड की हैं, अगर आप नाम के अलावा कुछ फ्लेवर शेयर कर सकें, जो स्ट्रक्चरली तो अच्छे जोन में हैं लेकिन टेम्परेरीली कुछ बुरे दौर से गुजर रहे थे, चाहे वो मार्जिन के इशू में हो या कोई और वजह से, कहाँ पे आपने पोजीशंस ऐड की? देखिए, ज्यादातर करके हमें जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो बैंकिंग सेक्टर में दिख रही है कि फंडामेंटली जो बैंकिंग सेक्टर पे रिस्क है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर है क्योंकि आरबीआई रेट नहीं इंक्रीज कर रही थी, रेपो रेट, और तीसरी बात जो फिनटेक से डिसरप्शन का रिस्क था बैंकिंग सेक्टर में। ये तीनों चीजें जो हैं पिछले 6 महीने में इन तीनों चीजों का रिस्क कम हो गया है और क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ गई है जैसा कि मैंने बोला। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा एक्सपोजर हाई था और वहाँ पे इंक्रीमेंटली वहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। और दूसरी जो हम सेगमेंट जिस पे पॉजिटिव हैं वो है कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ हद तक कैपेक्स साइकिल जो है, कैपेक्स साइकिल की एक शुरुआत हो गई है 2-3 कारणों से। रिन्यूएबल हो गया, पीएलआई हो गया, कुछ
तो फॉसिल फ्यूल नॉन ईएसजी कंप्लायंट सेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें भी कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है। तो ये सब मिला जुला के एक छोटी मोटी एक वेव जो है कैपेक्स की शुरू हो गई है, और इसमें जो लिस्टेड कंपनी जो अच्छे पोजीशन हैं और जिन्हें फायदा हो रहा है, वो कंपनीज में भी हमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है बिजनेस में। एंड पिछले 8-10 साल में हम कैपेक्स साइकिल रिवाइवल की बात करते थे, बट रिवाइवल अभी तक नहीं हुई थी। अब जो है वो रिवाइवल की छोटी मोटी साइंस दिख रही हैं, और साइंस बहुत पॉजिटिव है। और ये जो है ये मुझे लगता है कि एक बड़ा थीम बन सकता है आगे जाके। तो बैंकिंग और कैपिटल इंडस्ट्रियल, ये दोनों सेक्टर पे हमारा ध्यान रहा है पिछले 3 से 6 महीने में। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कैपिटल गुड्स और बैंकिंग स्पेस में लास्ट 3 से 6 महीने में अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते आ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ राहुल सिंह हमसे बात करते हुए।